हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 88 प्रश्न को कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग मापन को देखेंगे और प्रश्न संख्या 89 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, कितना पास्कल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर होने वाला है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। इसका सही आंसर होगा 746 वाट होता है। इसका सही आंसर होगा 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट बराबर एक हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 92 को देखने वाले हम लोग। 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक डायोप्टर में बराबर होता है। एक डायोप्टर बराबर कितना होता है। इसका सही आंसर होगा 1 मीटर। 1 मीटर -1 होगा इसमें, क्योंकि 1/1 मीटर पर मीटर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/मीटर पर पावर -1। तो इसका सही आंसर होगा 1/मीटर या मीटर पर पावर -1। अगर 1 नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर पावर -1 लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कहता है 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। 1 मीटर बराबर 10 यानी 1/1000 किलो लिख सकते हैं। किलोमीटर लिख सकते हैं। किलोमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। 9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टो होता है। तो फेम्टो का जो वैल्यू है याद रखेंगे 15 होता है, पिको का 12 होता है, नैनो का 9 होता है, और किलोमीटर तो किलोमीटर का तो 1000 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1/10 पर पावर -3 दिया हुआ है। 1 मीटर बराबर था। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नैनोमीटर में। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न को। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्त का माप के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रदीप्त को मापने के लिए इसे लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। देख रहे हैं कितना एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं सभी एग्जामों में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर जो होगा डी नंबर होगा। इसको देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 36 लाख जूल होगा। 36 लाख जूल होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड होगा। जूल पर सेकेंड होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर का देखेंगे। 1 किलोवाट घंटा डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है।
तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का होगा। इसका सही आंसर होगा डी नंबर होगा। तो 1000 वाट होगा, 1000 वाट होगा। इसका सही आंसर होगा 1000 वाट होगा। इसका सही आंसर 1000 वाट होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल होता है, 10⁶ जूल होता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। फिर वही प्रश्न है, 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5.6 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो इसका सिंपल है 3.6 इंटू 10⁶ जूल से 10⁶ जूल से इसको तो इतना में गुना कर देना है, तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 101 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर का 20.16 इंटू 10⁶ जूल होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 102 नंबर का 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी 1 न्यूटन यानी F बराबर जो होता है बल बराबर एम ए होता है, एम ए। तो एम हो गया द्रव्यमान और ए त्वरण हो गया, इसीलिए 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 104 नंबर का 1 किलोवाट 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? इसका ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल में 4.6 को गुना करने के बाद जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी नंबर 16.56 इंटू 10⁶ जूल होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो वही गुना कर देना, इसमें भी सेम प्रश्न है। देखते हैं आगे वो प्रश्न को। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखेंगे 107 नंबर का प्रश्न कहता है एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ये प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो सही आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश वर्ष दूरी को मापते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी को मापते हैं। इसका एक यहाँ दिया हुआ 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर में 12 होता है पावर, और किलोमीटर में 12 होता है और मीटर में 15 होता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नैनोमीटर में 10⁻⁻ जो होता है 9 होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, या फिर 1/10⁹ लिख सकते हैं इसको, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इधर हो जाएगा। तो आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 110 नंबर प्रश्न देखने वाले हम लोग। 1 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर 12 होगा, तो 1/12 उसी तरह होगा 1/12 लिख सकते हैं इसको 12 लिख सकते हैं, या फिर इधर ऊपर जब चले जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये सही आंसर होगा। 111 का देखेंगे। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर जो होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि W बराबर F इंटू S होता है। W बराबर जो होता है W बराबर F इंटू S होता है। F का जो होगा वो न्यूटन, बल का न्यूटन हो जाएगा, और S हो जाता है विस्थापन, मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसको 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है 112 नंबर का। कहता है एक विशेष घर 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना होगा? यहाँ देख सकते हैं ये बनाया हुआ है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 113 को देखने वाले हम लोग। निम्न में से किसका उपकरण उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं किसमें? तो ओडोमीटर में। वाहन द्वारा चली गई दूरी को किसमें मापा जाता है? तो ओडोमीटर में मापा जाता है। शरीर के तापमान को थर्मोमीटर में मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता को किसको मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर में। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। देखेंगे वस्तु की ताप जो मापा जाता है ये थर्मोमीटर में मापा जाता है। द्रव की सघनता जो मापा जाता है वह हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर में मापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण को किस में मापा जाता है? तो बोलोमीटर में मापा जाता है। देखेंगे 115 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कौन सी यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। अब पेरिस्कोप को 45 डिग्री पे लगाया जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। पेरिस्कोप को कितने? तो 45 डिग्री पे लगाया जाता है ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 116 नंबर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका आविष्कार जो किया था टेरी सेली ने किया था। टेरी सेली ने वायुमंडलीय का आविष्कारक जो किया था वह वायुमंडलीय दाब का जो मापा जाता है बैरोमीटर का आविष्कारक जो किया था वो टेरी सेली ने किया है। आगे देखेंगे प्रश्न को। 117 नंबर प्रश्न को देखने वाले। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब, तो सेम प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। विवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 120 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का, तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 121 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 122 नंबर प्रश्न को देखने वाले हम लोग। एक शाफ्ट का अपवर्तन गति निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक शाफ्ट का अपवर्तन की गति का निर्धारण करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ स्पीडोमीटर में गाड़ी की गति को मापा जाता है और एनीमोमीटर में पवन के वेग को मापा जाता है और क्रोनोमीटर में मापा जाता है जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। एक 123 नंबर प्रश्न। विभव मापी को एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो इसका सही आंसर होगा ये एक मापक उपकरण है। विभव मापी क्या है? तो एक मापक उपकरण है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न। किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा किस में मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एमीटर क्या है? तो देखेंगे एमीटर इस सभी होगा, इसमें उपयुक्त में सभी कहता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ये सही है।
निम्न में से विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये भी सही है। विद्युत प्रतिरोध होना, कम विद्युत खींचता है, तो ये भी सही है। तो इसका सभी सही है। 126 नंबर को देखेंगे हम लोग। किसको मापने के लिए स्टेग्लामोमीटर का उपयोग होता है? स्टेग्लामोमीटर का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेग्लामोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 127 नंबर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की गति को मापने के लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर क्या करता है? तो दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर जो है ये गति को मापता है। स्पीडोमीटर गति को और ओडोमीटर दूरी को मापता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 128 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर है? इसका सही आंसर होगा पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जो है एक प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। पिटॉट ट्यूब याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 129 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो टैकोमीटर किसका मापन करता है? तो गति पालक चक्र का घूर्णनात्मक चाल को, यानी कोई भी चीज़ घूम रहा है तो उसको मापने के लिए, घूर्णन की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। 130 नंबर को प्रश्न को देखेंगे। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा चक्कर प्रति मिनट। कहता है एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है उसको मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखेंगे 131 नंबर प्रश्न। मल्टीमीटर में होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। मल्टीमीटर में करंट मीटर और ओम मीटर दोनों होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? तो वोल्टमीटर करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होता है इसमें। वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होता है इसमें। आगे के प्रश्न को देखते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है? इसको बताना है क्या गलत है। तो ये 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो ये तो सही है। तथा बी नंबर को देखते हैं। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, तो ये भी सही है। इसे भूकंपीय उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। तो डी नंबर जो है ये गलत है आंसर। कहता है रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है, ये ज़्यादा भूकंप है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर का किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 134 को देखेंगे हम लोग। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोनार। इसको देखने वाले हैं। कहते जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर। पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 136 नंबर प्रश्न है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर लैक्टोमीटर का उपयोग घनत्व को उपयोग करने के लिए किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ थोड़ा दिया हुआ है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है।
लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को और थर्मोमीटर तापमान को मापा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ओडोमीटर का उपयोग वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापा जाता है और स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापते हैं। 138 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मोटर गाड़ी में ऑडियो मीटर क्या मापता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। तो ओडोमीटर जो है दूरी को मापता है। ओडोमीटर दूरी को मापता है। 139 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 140 को देखने वाले हैं। कहता है किस वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 141 नंबर प्रश्न। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर गैल्वेनोमीटर। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं थोड़ा। गैल्वेनोमीटर यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर का देखेंगे। अमीटर का उपयोग देखेंगे। किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए किया जाता है अमीटर का उपयोग। रियोस्टेट का देखेंगे। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का देखेंगे। यह किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 142 नंबर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग डी नंबर सही होगा। धारा की दिशा का पता लगाने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 143 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश वाहन की गति जानने में मदद करती है? तो वाहन की गति को जानने में कौन मदद करता है? इसका सही आंसर होगा स्पीडोमीटर। वाहन की गति को मापने के लिए या जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 144 को देखने वाले हैं। डैश को इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन सही होगा डी नंबर। इकोलोकेशन सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है अमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो अमीटर किसको मापेगा? तो प्रतिरोध को मापेगा। अमीटर प्रतिरोध को मापने का यंत्र है। आगे को देखते हैं प्रश्न को। 146 नंबर प्रश्न को। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एनीमोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 147 को देखने वाले हैं। डैश का उपयोग हवा की शक्ति को वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति या वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी एनीमोमीटर होगा। 148 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। एनीमोमीटर का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 149 को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी का किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसका नाम दिया गया नार्को टेस्ट नाम दिया गया है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 150 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। लाई डिटेक्टर का उपकरण
को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी के रूप में जाना जाता है। 151 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर, यानी उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं, देखने वाले हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि को देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा एक सदिश अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। संवेग, बल और वेग ये सब सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। सदिश राशि का कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। वेग, वेग त्वरण, विवेग त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन ये सब जो है सब सदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 153 नंबर, डैश का केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो किसका केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है? तो कार्य का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। बाकी बात विस्थापन, बल और आवेग का परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, इसलिए यह सदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 154 को देखने वाले हैं। निम्न में से किसमें केवल परिणाम होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? तो जो अदिश राशि है उसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य एक अदिश राशि है। 155 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है? शक्ति एक सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 156 को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है, यानी कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो विद्युत प्रवाह, प्रवाह एक सदिश राशि नहीं है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 157 कहता है एक वेक्टर राशि यानी एक सदिश राशि का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? इसमें बोल रहा है कौन सा अदिश राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। बल, विस्थापन और संवेग ये तीनों सदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 158 सबसे उचित विकल्प चुने। कहता है संवेग में डैश होता है। तो संवेग में क्या होता है? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। संवेग एक सदिश राशि है। 159 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सदिश राशि उदाहरण है। तो सदिश राशि का सही आंसर होगा सी नंबर, सी जो है वेग एक सदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 160 को देखने वाले हैं। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसमें बोल रहा है कौन अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, विस्थापन एक सदिश राशि। इसमें कौन सदिश राशि है? तो ये सदिश राशि बोल रहा है, तो सदिश राशि विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 161 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर है, यानी कौन एक सदिश राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। बाकी बात दूरी, समय और तापमान ये एक अदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 162 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो एक समान किसका होता है? बल और त्वरण का जोड़ा एक समान होता है। आगे के प्रश्न को देखने वाले हैं। 163 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता है कुछ राशियों के भौतिक गुण दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ साथ भी दिशा को भी निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सदिश कहा जाता है। तो सही आंसर होगा सदिश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 164 को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? तो जो सदिश होगा उसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 165 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से
डैश अदिश राशि नहीं है, यानी कौन अदिश राशि नहीं है। तो कौन अदिश राशि नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बल एक सदिश राशि है, बाकी बात तीनों एक ये अदिश राशि है। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 166 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कहता कार्य में डैश होता है, तो सही आंसर होगा ए नंबर, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर का। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 167 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, तो अधिक काम कौन कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर होगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली ये अधिक कार्य कर सकता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 168 को देखेंगे। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यदि 20 जूल कार्य करता है तो बल और विस्थापन के बीच का कौन बोल रहा है, कौन। तो इसका एक फार्मूला है, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा है। इस सब का वैल्यू दिया है, ये दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन यानी F का वैल्यू 20 दिया हुआ है, इंटू विस्थापन दिया हुआ है, यानी विस्थापन कितना मीटर, तो 2 मीटर विस्थापित कर रहा है। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो W का वैल्यू जो दिया है 20 जूल दिया हुआ है, 20 जूल बराबर F का जो वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन इंटू 2 मीटर विस्थापित कर रहा है, तो 2 हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये इधर 40 हो जाएगा, और इधर कट के जो हो जाएगा ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, और इधर गुना में 2 है तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1/2 का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री होता है, इसीलिए होगा आंसर 60 डिग्री। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा 60 डिग्री होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 169 देखने वाले हैं। 169 कहता एक पोर्टर जमीन पर 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा। तो एक फार्मूला एक है, W बराबर mgh है, तो इस पर बैठाना है, तो W उसके द्वारा कार्य निकालना ही है हमको। तो m दिया हुआ द्रव्यमान 12 kg इंटू 1.5 मीटर, यानी h दिया हुआ है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, इंटू g का जो वैल्यू लेना है हमको दिया हुआ है 10। इसको गुना करेंगे, तो इसको 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 गुना 12 करेंगे तो 180 जूल हो जाएगा। ये कार्य जो होगा जूल में होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे के प्रश्न को देखते हैं, 170 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यदि हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करती है और उसके द्वारा कार्य 20,000 जूल है, तो लागू बल कितना होगा। अब निकालना है, बल निकालना है, तो W बराबर पे निकालना, W बराबर F इंटू एस होगा। तो W का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा 20,000 जूल दिया हुआ है, 20,000 जूल, और बराबर F दिया हुआ है मेरा, F निकालना है, तो F इंटू 4,000, तो 4,000 से 20,000 कटेगा 5 बार में, तो जो F जो होगा मेरा बल 5 न्यूटन होगा। बल जिसमें हो, बल किसमें होता है तो न्यूटन में, 5 न्यूटन होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रश्न खत्म हो चुके हैं और कल प्रश्न स्टार्ट करेंगे। 171 नंबर से प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।